हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था और आप लोग के डिमांड पे मैथ्स का मैराथन कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, आपको मैथ्स से डर लगता होगा, कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको मैथ्स से जो डर है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। ये कोर्स आपका यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए ज़रूरत है, जिसमें सीसेट का पोर्शन आता है, साथ ही साथ ईपीएफओ में जिसमें 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास मैथ्स से आते हैं, उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये कोर्स करने के बाद और क्वेश्चन जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसको प्रैक्टिस करने के बाद आपका मैथ्स में जो स्कोर कम आ रहा है दोस्तों, वो बढ़ के बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैथ्स मैराथन का पहला कोर्स है दोस्तों। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा और ये लेक्चर 1 है। इसका फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, इस कोर्स को प्रेजेंट किया जा रहा है राहुल बर्नवाल के द्वारा, जो एक ईपीएफओ में सिलेक्टेड ऑफिसर है दोस्तों। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज मैथ्स का मैराथन। वेलकम टू जीरो आईएएस। तो देखिए, जो हम लोग दोस्तों आज पहला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, वो पढ़ेंगे आपका नंबर सिस्टम, एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। ठीक है, एलसीएम को लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं और एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, कोई भी नंबर होगा दोस्तों, वो दो टाइप का हो सकता है, या तो रियल होगा, ठीक है, या इमेजिनरी होगा। तो इमेजिनरी नंबर जो दोस्तों हम लोग को सिलेबस में नहीं पढ़ना है, जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, उसको हम लोग आयोटा से डिनोट करते हैं। जैसे 5 + 4i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना, हम लोग को पढ़ना है रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर को फिर हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं दोस्तों। एक को बोलते हैं रैशनल नंबर, ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होता है दोस्तों, जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर, जिसको p/q में हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे √5, जैसे √6, जैसे पाई, इसको आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। मतलब √5 को आप लिख सकते हो क्या, 5/समथिंग नहीं लिख सकते। तो जब इस फॉर्म में हम नहीं लिख सकते किसी का नंबर को फ्रैक्शन के फॉर्म में p/q में, जहाँ पे q 0 नहीं होगा, उसको हम लोग रैशनल नंबर नहीं इरेशनल बोलते हैं। p/q में अगर लिख सकते हैं और q 0 नहीं होना चाहिए, तब उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। फिर रैशनल नंबर का हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं दोस्तों। एक को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन, ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर क्या होता है, कोई भी नंबर। तो ये p/q में लिखा जाएगा। कंडीशन यही है कि q जो होता है 0 तो नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, और q कितना होना चाहिए, 1। जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए आप, p आप कुछ भी ले लीजिए, लेकिन नीचे आपका 1 ही होना चाहिए, 1। तो 10/1 या 11/1 या -1/1, ये सब क्या है दोस्तों, इंटीजर। इंटीजर मतलब कोई भी अंक, जैसे 0, 1, 2, 3, उसे -1, -2, -3, ये सारे चीज़ क्या है, इंटीजर है। समझ में आ रहा है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब जिसमें अंश और हर दोनों होता है। ठीक है, फ्रैक्शन, जिसको p/q में लिख सकते हैं, तभी तो वो रैशनल कहलाएगा। और q जो होगा वो ना तो 0 हो और q क्या हो, 1 भी ना हो। तो q क्या हो, p/q कैसा हो, 2/5, 3/8, 7/9, ये सब हमारा क्या है, फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है आपको। तो जो फ्रैक्शन होता है दोस्तों, ठीक है, उसी में एक हम लोग पढ़ते हैं दो चीज़, एक पढ़ते हैं डेसिमल, ठीक है, तो फ्रैक्शन में ही डेसिमल पढ़ते हैं। डेसिमल मतलब 0.11, तो इसको अगर हम लिखोगे फ्रैक्शन में, तो 0.11 को हटा के कितना आएगा, 11/100, तो ये आ गया ना फ्रैक्शन के फॉर्म में। ठीक है, तो फ्रैक्शन ही में ही एक क्लासिफिकेशन है डेसिमल। ठीक है, जैसे 0.11 या 0.232323, मतलब कुछ चीज़ रिपीट कर रहा है, जैसे 232323 रिपीट कर रहा है। जैसे हम मान ली लिख रहे हैं 1/3, 1/3 मतलब क्या हो रहा है, 0.33, फिर 33, फिर 33, तो मतलब 33 क्या है, रिपीट कर रहा है। तो डेसिमल को दो क्लासिफिकेशन में करते हैं, एक को बोलते हैं रिकरिंग, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन रिकरिंग।
तो रिकरिंग का मतलब क्या है कि बार बार वो रिपीट कर रहा है। जैसे 0.333333, तो ये रिपीट कर रहा है, कभी इसका अंत नहीं होगा। लेकिन 0.75 ये ख़त्म। जैसे हम लिखें 1/3, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो आएगा 0.333333, ये अनंत काल तक चलते रहेगा। तो वो क्या मेरा है, रिकरिंग, जो क्या कर रहा है, रिकर कर रहा है बार बार। ठीक है। और नॉन रिकरिंग जो ख़त्म हो जाता है, जैसे 1/4 अगर डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.25, तो वो क्या है, नॉन रिकरिंग। समझ में आया। तो क्वेश्चन कभी कभी आता है कि आप कोई भी जब नॉन रिकरिंग है, मुझे पता है कि ये देखिए डेसिमल जो होता है, जो जिसको 0.11 मान लिया कोई भी है, उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p बराबर ये है, q बराबर ये है, और q जो है 0 नहीं है, लिख सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन आता है हमें कि दे देगा क्वेश्चन 0.33 समथिंग, उसको आप p/q में लिखिए। जैसे मान लीजिए मेरा क्वेश्चन है 0.1527, जहाँ पे 27 रिपीट कर रहा है बार बार। ठीक है, एक मिनट रुकिए। यहाँ पे 27 बार बार रिपीट कर रहा है, जैसे 0.1527 27 27 27, तो ऐसे रिपीट कर रहे हैं। जिसको हमको लिखना है दोस्तों, हम लिख सकते हैं 0.1527 27 पे बार लगा दिए। बार का मतलब बार बार वो चीज़ रिपीट कर रहा है। देखिए यहाँ पे 27 27 27 27 ऐसे रिपीट कर रहा है। अब इसको बोलेगा कि आप इसको p/q में लिखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है, p आता भी है। तो सबसे पहले इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला आप याद रखिएगा। तो अगर p/q इसका फॉर्म क्या होगा, तो बोल रहा है कि कंप्लीट नंबर लिखो एक बिना डेसिमल के, बिना डेसिमल के कंप्लीट नंबर लिखो बिना डेसिमल के, माइनस इसको घटाओ क्या, नॉन रिकरिंग पार्ट ऑफ नंबर। ठीक है। तो कंप्लीट नंबर लिखो बिना डेसिमल के और नॉन रिकरिंग पार्ट ऑफ नंबर, जो रिकर बार बार नहीं कर रहा है, बट्टा यहाँ लिखना है a टाइम्स 9 और b टाइम्स 0। ये क्या है, अभी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे a और b क्या है दोस्तों, तो a बराबर है आपका कि कितना उस नंबर में रिकरिंग है। a बराबर क्या है, नंबर हैज a, मतलब कितना आपका रिकरिंग डेसिमल है। ठीक है। और b बराबर, अभी आपको सब समझ में आएगा, नॉन रिकरिंग डेसिमल। नॉन रिकरिंग मतलब जो बार बार रिपीट नहीं कर रहा है। तो अगर मान लीजिए कोई नंबर है जैसे 0.1527, इसको p/q में लिखना है, तो इसका p/q क्या होगा, कंप्लीट नंबर लिखो बिना डेसिमल के। तो इसको आप इमेजिन करो कि इस नंबर में डेसिमल था ही नहीं, तो डेसिमल को आप छिपा दो, छिपा दिए। तो डेसिमल जब छिप गया तो आपका जैसे 0.1527 था, इसमें बार था, तो इसमें डेसिमल हटा दो, तो हटा दिए डेसिमल, ख़त्म। तो नंबर क्या बचा, यहाँ पे क्या लिख रहा है, कंप्लीट नंबर लिखो बिना डेसिमल के, बोल रहा है ना, कंप्लीट नंबर लिखो बिना डेसिमल के। तो बिना डेसिमल के आप नंबर लिख लो, तो इसका p/q क्या होगा, बिना डेसिमल के आप नंबर लिख दिए 1527 माइनस, बोल रहा है नॉन रिकरिंग पार्ट। नॉन रिकरिंग मतलब जो रिपीट नहीं कर रहा है। तो क्या रिपीट नहीं कर रहा है, 15 रिपीट थोड़ी नहीं कर रहा है, 27 रिपीट कर रहा है। तो आप 15 को यहाँ पे लिखो -15। ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या है, a टाइम्स 9, a 9 लिखो, a 12। तो a पे कि एक a मतलब क्या कि उस नंबर में कितना रिकरिंग डेसिमल है। ये बताओ, ये जो नंबर है मेरा 0.1527, इसमें कितना नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, कितना नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, 27। तो 27 कितना है, 2 बार, समझो कितना है, अंक जो है बार बार रिपीट कर रहा है। तो 2 कर रहा है 7, मतलब कितने कर रहे हैं, 2 नंबर, 2 जो अंक है, 2 जो डिजिट है, 2 डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है। तो 9 कितने बार लिखोगे, यहाँ पे बोला है ना a टाइम्स 9, तो कितना अंक बार बार रिपीट कर रहा है, 2 अंक। तो 9 कितने बार लिखोगे, 2 टाइम्स, तो 99 लिख दिया आप। ठीक है। और फिर b टाइम्स 0, तो b मतलब क्या, नॉन रिकरिंग। इस नंबर में कितना नंबर है जो रिकर नहीं कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है। तो कितने नंबर हैं, 2 ही नंबर है, 15 2 नंबर है। तो 2 बार क्या लिखो, 2 टाइम्स लिखो 0, तो 2 टाइम्स क्या लिख दिए, 0। बात समझ में आया, फिर से बता रहा हूँ, कोई भी नंबर है
जो हमको लिखना है मान लीजिए p/q फॉर्म में, और उसमें कुछ संख्या बार बार रिपीट कर रहा है, जैसे 27, ठीक। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, डेसिमल को हटा के, डेसिमल को इग्नोर करके आप लिखो वो संख्या आपने लिख दिया। फिर आप वो संख्या लिखो, वो अंक लिख दो जो रिपीट नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या रिपीट नहीं कर रहा है, 27 रिपीट कर रहा है, रिपीट नहीं क्या कर रहा है 15, तो 15 रिपीट नहीं कर रहा है, लिख दिए। और फिर जो आप डिनोमिनेटर है, जो हर है, उसमें आप लिखो 9, कितने बार लिखो, तो जितने बार उसमें से जो संख्या रिपीट नहीं कर रही है। तो 15 रिपीट नहीं कर रही है, 15 मतलब इसमें कितने अंक हैं, 1 और 5 है, दो अंक है, तो 2 बार आप लिख दो 9, ठीक है। उसके बाद आप आओ वो चीज़ पे जो बार बार रिपीट कर रहा है, तो कितने अंक बार बार रिपीट कर रहा है, 2 और 7, तो 2 जो है अंक बार बार रिपीट कर रहा है, तो 2 बार आप 0 लगाओ, वही बोल रहा है कि कंप्लीट नंबर लिखो बिना डेसिमल के माइनस नॉन रिकरिंग पार्ट ऑफ नंबर बाय 8 टाइम्स 9। ये मतलब कितने बार जो है रिकरिंग डेसिमल रिपीट कर रहा है, कितने बार कर रहा है, 2 बार, तो 2 बार 9 लिख दिया। और बी टाइम्स, बी मतलब क्या होता है, नॉन रिकरिंग, जो रिपीट नहीं कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है, तो आपका 15 रिपीट नहीं कर रहा है, तो 2 बार आप क्या लिख दिए 0। तो ये जो हमारा p/q फॉर्म जो इसका आया है 0.1527 को अगर हमको लिखना है p/q में, तो 15, तो इसका फॉर्मूला हो गया, तो 1527 में से 12 जाएगा, तो 1512/900, 9900, ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आया दोस्तों। तो कोई भी नंबर हो जिसमें कुछ पार्ट रिकर कर रहा है बार बार, उसको अगर हमें चेंज करना है तो हम लिखेंगे बिना डेसिमल के उस नंबर को लिख देंगे, माइनस ऊपर में लिख देंगे आप उसका नॉन रिकरिंग पार्ट, जैसे इसमें क्या था 15, फिर आप लिख दिए कि a टाइम्स 9, a मतलब उसमें जो डिजिट जो रिपीट कर रहा है वो कितना है, तो उतना जितना है उतना बार 9 लिख दिए, और कितना रिपीट नहीं कर रहा है तो उतना बार आप 0 लिख दिए। फिर आप सॉल्व कर देंगे तो आपको p/q फॉर्म मिल जाएगा दोस्तों। समझ में आ गया ये आपको। इसके बाद अगला हम लोग अगला पढ़ेंगे टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मतलब कोई चीज़ किस चीज़ से डिविजिबल है, डिवाइडेड किया जा सकता है, भाज्य है कि नहीं है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे कोई चेक करना कि कोई संख्या 2 से डिविजिबल है क्या, तो हम देखेंगे उसका जो यूनिट प्लेस है, यूनिट मतलब यूनिट को बोलते हैं इकाई, इकाई का जो अंक है वो या तो 0 है या 2 है या 4 है, 6 है या 8 है। अगर इकाई के अंक में उसके 0, 2, 4, 6, 8 है, इसका मतलब वो संख्या 2 से डिविजिबल होगी। जैसे मान लीजिए मैं दे दूँ 132, तो इकाई क्या है इसका 2, ये संख्या है 0, इन संख्या के बीच में आता है, तो ये क्या होगा 2 से डिविजिबल। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, कट जाएगा। जैसे आपको 2 से डिवाइड करना है तो 2 छक 12, 1 बचा, 2 छक 12, मतलब 2 से ये कट गया 66 बार में, ठीक है। तो जिस अंक के इकाई संख्या में यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो 2 से डिविजिबल होगा। जैसे मैं दे दूँ 135, तो इकाई अंक में कितना है 5 इसमें आता है नहीं, तो ये मेरा 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो हमारा पहला क्या है कि 2 से कौन डिविजिबल है, तो जिसके अंक इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 हो, ठीक है। तो अगला देखते हैं 3 से है क्या, 3 से क्या डिविजिबल है, तो बाय 3 के द्वारा कितना है, तो हम लोग लिखते हैं सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, मतलब अंकों का जोड़ क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइडेड होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। अगर किसी भी संख्या में उसके अंकों का जोड़ अगर 3 से डिवाइडेड है तो वो संख्या 3 से डिवाइडेड होगा। जैसे मैं दे दूँ 136, तो इसमें कितने अंक हैं, इसमें अंक है 1 और 2 और 6, 3 अंकों का जोड़ कितना होगा, 1 + 2 + 6 कितना होगा 9। तो क्या 9 3 से डिवाइडेड होता है, हाँ 9/3 कितना होता है 3, मतलब कट गया 3 से। इसका मतलब 126 जो होगा वो 3 से क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे मान लो 128 है, इसमें अंक कितने हैं 1 + 2 + 8 कितने होगा 11, 3 से डिवाइडेड है नहीं है, तो ये संख्या 3 से नहीं डिविजिबल होगी। बात समझ में आया। ऐसे दे दो 5, 4, 3, 2, 1, 9, इसको चेक करना है 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो अंक को जोड़िए 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 9, तो 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 14, 1, 15, 15, 9, 24, 24 3 से कट जाता है, हाँ 3 × 8 = 24, 8 बार में कट गया। इसका मतलब 5, 4, 3, 2, 1, 9, 5 3 से क्या होगा डिविजिबल होगा। समझ में आया।
5 और 9 3 12, 12 2 14, 15 9 24, 24 कट गया 3 से, इसका मतलब 3 से ये बड़ी वाली संख्या क्या होगी, डिविजिबल होगी। तो 2 को चेक कर, 2 से डिविजिबल के लिए चेक करने क्या है, वो संख्या 0 2 4 6 और अंक में 8 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो 2 से डिविजिबल के लिए क्या चेक करेंगे, इकाई का अंक में यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 हो, और 3 से चेक करना है तो अंकों का जोड़ जो है 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब हमको चेक करना है 4 से, तो 4 से होगा कि नहीं, तो 4 से चेक करने के लिए क्या है, लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 डिजिट जो है अगर 4 से डिवाइडेड है, 4 से डिविजिबल है तो संख्या भी होगा, संख्या भी होगा। ठीक है, 4 से डिविजिबल के लिए यही है, मतलब लास्ट 2 डिजिट देखेंगे अगर वो 4 से डिविजिबल है। तो जैसे मैंने दे दिया 5 4 3 2 6, लास्ट 2 डिजिट क्या है 26, तो 26 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, इसका मतलब 5 4 3 2 6 4 से नहीं है डिविजिबल। मैं दे दूँ 5 4 3 2 1 9 6 7 4 8, ये संख्या चेक करना है कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो अंतिम 2 डिजिट क्या है 48, 48 4 से कट जाता है, 12 चौक 48, इसका मतलब 4 से ये कट जा रहा है, इसलिए बड़ी वाली संख्या जो है वो 4 से डिविजिबल है। बात समझ में आए। तो अंतिम 2 डिजिट देखते हैं हम लोग 4 से डिविजिबल होने के लिए। ठीक है, तो 4 से हो गया। अब 5 से देखते हैं, 5 से कोई संख्या डिविजिबल होगी कि नहीं। तो हम देखेंगे यूनिट प्लेस पे या इकाई अंक पे अगर 0 और 5 है तो वो संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे 1 2 3 6 7 4, यूनिट प्लेस पे क्या है 4, 4 क्या 0 5 है, नहीं है, तो ये 5 से नहीं कटेगी। दे दूँ 1 2 8 9 7 6 5, यूनिट प्लेस पे कितना है 5, तो ये 5 से कटेगी। दे दूँ 1 2 8 3 2 1 0, यूनिट प्लेस पे कितना है 0, तो 0 और 5 होगा यूनिट प्लेस पे इकाई पे, तो वो 5 से कटेगी। समझ में आया। तो 5 से चेक करने के लिए ये है। ठीक है, 6 से चेक करने के लिए क्या है, तो 6 से चेक करने के लिए ये है कि वह संख्या जो होनी चाहिए वह संख्या वो नंबर, ठीक है, 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। ठीक है, कोई भी संख्या 6 से डिविजिबल तब भी होगी जब वो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी कटे। ठीक है, जैसे 2 से चेक करने के लिए मैंने बता दिया यूनिट प्लेस पे कितना होना चाहिए 0 2 4 6 8, और 3 से चेक करने के लिए क्या होना चाहिए कि वो संख्या का जो अंकों का जोड़ है वो 3 से डिविजिबल हो। जैसे दे दूँ 1 2 5, तो 1 2 5 6 से कटेगा कि नहीं, या ऐसे दे दूँ 1 4 3, ये 6 से कटेगा कि नहीं, ये बड़ी वाली संख्या। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि ये क्या है 2 से कटेगा। 2 से कटने के लिए क्या चाहिए, इकाई पे 0 2 4 6 8, इकाई पे कितना है 5, इसका मतलब 2 से नहीं कटेगा, इसलिए वो 6 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि कोई भी संख्या 6 से तभी डिविजिबल होगी जब उसके अंक वो 2 से भी हो 3 से भी हो। 2 से ही नहीं कट रहा है तो 6 से क्या कटेगा। अगर कोई लिख दूँ 1 4 3 2 1 6, ठीक है, 4 3 7 1 8 2 10 1 11 6 17 17, और यहाँ पे दे दूँ अगर ये दे दूँ, ठीक है, कितना हुआ 4 3 7 1 8 2 10 2 12 6 18। ठीक है, अब ये चेक करना है कि ये संख्या जो है 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 2 से चेक करेंगे। 6 से डिविजिबल है कि नहीं वो चेक करना है। सबसे पहले जो 2 से चेक करने के लिए इकाई पे कितना है 6 होता है, बताए थे 0 2 4 6 8, मतलब 2 से ये कट गया। अब 3 से चेक करना है, तो 3 से चेक करने के लिए क्या देखेंगे 1 + 4 + 3 + 2 + 6, तो 4 3 4 1 5 3 8 2 10 2 12 6 18, 18 भी 3 से कट जाएगा। तो इसका मतलब जो संख्या 2 से भी कट रहा है 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब वो 6 से भी कटेगा। इसका मतलब ये जो संख्या है वो 6 से डिविजिबल है। बात समझ में आए। ठीक है, आगे देखते हैं 8 से, 8 के द्वारा। तो जिस तरह 4 में हम लोग क्या देखे थे दोस्तों, अंतिम 2 अंक 4 से डिविजिबल होना चाहिए। 8 से के लिए अंतिम लास्ट 3 डिजिट, अंतिम 3 अंक, लास्ट 3 डिजिट्स कितना होना चाहिए 8 से कटना चाहिए, 8 से कटना चाहिए या डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे दे दूँ 1 4 8 5 1 2, ये डिविजिबल है कि नहीं चेक करना है। तो अंतिम 3 डिजिट क्या है 512, तो 512 को अगर 8 से डिविजिबल है कि नहीं चेक करना है। 8 से काट दीजिए, 8 6 48,
और 8 चौके 32, मतलब 64 आया, कट गया 8 से। इसका मतलब ये जो बड़ी संख्या है वो 8 से डिविजिबल है। तो 4 से चेक करने के लिए हम लोग लास्ट 2 डिजिट देखते हैं और 8 से चेक करने के लास्ट 3 डिजिट देखते हैं, 3 अंक देखते हैं, ठीक है। अब है बाय 9 के द्वारा, तो वही है अंकों का जोड़, अंकों का सम या जोड़। तो सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, 9 से कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे 1 2 3 6 7 4 ये मेरा कोई नंबर है, तो इसको अंक कितने हैं, अंक को जोड़िए। तो 1 + 2 + 3 + 6 + 7 + 4, 2 1 3 3 3 6 6 6 12 12 7 12 7 19 19 4 23 23 आए। 23 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये संख्या 9 से डिविजिबल है, नहीं है। कोई संख्या 1 2 3 6 7 4 और फिर 4, अब जोड़िए। 2 1 3 3 3 6 6 6 12 12 7 19 19 4 23 23 4 27 27 आया। 27 9 से कटेगा, कटेगा। इसका मतलब ये संख्या भी 9 से क्या होगी दोस्तों, कटेगी। तो ये हमारा था 9 से डिविजिबल का नियम, ठीक है। और लास्ट है देखेंगे 11 से, ये क्वेश्चन पूछता है। इसमें हम लोग देखते हैं कोई भी संख्या 11 से तभी भी होगी जब सम ऑफ, तभी डिविजिबल होगी जब हम लोग देखें डिफरेंस निकाल लें। डिफरेंस किसका, बहुत आसान है, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट ऑफ ऑड प्लेस, ठीक है, फ्रॉम राइट माइनस एंड सम ऑफ इवन डिजिट। बहुत आसान है दोस्तों, आपको फॉर्मूला में लग रहा होगा। इवन डिजिट फ्रॉम राइट इज 0 और 11 का मल्टीपल। बहुत आसान है, फॉर्मूला में भले अब कुछ भी आपको लगे। बोल रहा है कि कोई भी संख्या 11 से तभी कटेगी दोस्तों जब राइट से हम लोग उस वो जो संख्या है उसके अंकों को देखिए, और जो इवन डिजिट पे अंक है उसको अगर ऑड डिजिट के अंक से घटा देंगे, और घटाने के बाद जो भी नंबर आएगा या तो वो 0 आएगा या 11 का पहाड़ा में आएगा, तभी होगा वो 11 से डिविजिबल। जैसे चेक करना है 1 2 3 1 2 1, ये चेक करना है कि ये संख्या 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो राइट से देखिए, ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे पे है, ये तीसरे पे है, ये चौथे पे, ये पाँचवें पे, छठे पे, ठीक है। तो ऑड प्लेस पे हम लोग राइट से देखें तो ऑड मतलब जो 2 से नहीं कटता है उन प्लेस पे कौन कौन सा है। तो देखिए ये पहले प्लेस पे, ये तीसरे पे, ये पाँचवें पे, ठीक है। तो तीनों को जोड़ दीजिए, बोला है ना सम ऑफ डिजिट ऑफ ऑड प्लेस। तो ऑड पे क्या कौन सा है, एक स्थान पे ये है, तीसरे पे ये और पाँचवें पे ये है। तो जोड़िए इसको, 2 + 1 + 1, ठीक है। राइट से ही देखें, राइट से ही देखें, इधर से ही देख रहे हैं। माइनस सम ऑफ इवन डिजिट पे कौन कौन सा है। तो 2 जो है दूसरे नंबर पे, 3 जो है चौथे पे और 1 जो है छठे पे। तो -1 इधर से जोड़िए, 2 + 3 + 1, तो कितना आया, 2 1 3 1 4 -2 3 3 2 5 1 6 6 - 4 कितना आया, -2। तो क्या -2 जो है 0 है, यहाँ क्या बोल रहे हैं, जो भी अब घटाओ तो वो संख्या या तो 0 या 11 का मल्टीपल। ना तो ये 0 है दोस्तों, ना ही ये 11 का मल्टीपल है। इसका मतलब अगर 0 और 11 का मल्टीपल आता तभी ये संख्या 11 से क्या होता, डिविजिबल होता, ठीक है। अब हमें चेक करना है, मान लीजिए 1 2 3 2 1, इसको चेक करना है 11 से कटेगा कि नहीं। तो हम देखेंगे, फिर राइट से देखेंगे, ये पहले स्थान पे है, ये दूसरे पे है, ये तीसरे पे है, ये चौथे पे, ये पाँचवें पे, ठीक है। तो फार्मूला क्या है कि जो सम ऑफ डिजिट ऑफ ऑड प्लेस पे कौन कौन सा है, पहला पे, तीसरा पे, पाँचवा पे, यही ऑड नंबर होता है, विषम संख्या। तो पहले पे कौन सा है, 1 था, तीसरे पे कितना था, 3 था, और पाँचवें पे कितना था, 1 था। तो इसको जोड़ दीजिए, माइनस जो इवन प्लेस पे मतलब दूसरे पे कौन सा है, 2, और चौथे पे कौन सा है, +2, ठीक है, ठीक है। तो ये कर लिया, इवन ये ऑड प्लेस और इवन प्लेस, ये कितना हुआ 5, ये कितना 4, 5 + -4 1 क्या 0 है, डिफरेंस क्या आना चाहिए, या तो 0 या 11 का पहाड़ा में, दोनों में कुछ नहीं है, इसलिए ये संख्या 11 से नहीं कटेगी, ठीक है।
समझ में आ रहा है। तो इस तरह से 11 का चेक करते हैं कि ऑड नंबर पे जो संख्या आ रहा है वो अंक को उसको जोड़ दीजिए और इवन में से घटा दीजिए इवन प्लेस पे। तो अगर उसका डिफरेंस 0 आए या 11 का पहाड़ा में वो संख्या 11 से कट जाएगी। ठीक है, अब हम लोग अगला चीज़ पढ़ते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बोलते हैं दोस्तों अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या वो संख्या है जो सिर्फ और सिर्फ अपने नंबर से कटेगा, अपने नंबर से कटे, अपने नंबर से डिविजिबल हो और 1 से कटे, बस उसी को बोलते हैं प्राइम नंबर, जो सिर्फ अपने नंबर से कटे या 1 से कटे। जैसे 13 का 1 से कटेगा और 13 और किसी नंबर से ये नहीं कटेगा। जैसे 12 किससे कटेगा, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कटेगा, 3 चौके 12, 4 से भी कटेगा, 4 तिया 12, 6 से भी कटेगा, 6 दूना 12 और 12 से तो कटेगा ही। तो ये 1 से तो कट ही रहा है और 12 से कट रहा है, इसके अलावा इतने नंबर से भी कट रहा है। इसका मतलब 12 जो है मेरा प्राइम नंबर अभाज्य संख्या नहीं है, 13 है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 1 से कट रहा है और अपने नंबर से कट रहा है, ये मेरा है। ठीक है, अब हमें अगर चेक करना है कि कोई नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं, ठीक है, हमें चेक करना है। तो चेक करना है कि कोई भी संख्या, मान लो a, वो प्राइम नंबर है या नहीं है, प्राइम नंबर है या नहीं। तो आप क्या करो, उसका आप स्क्वायर रूट लो, a का स्क्वायर रूट, ठीक है, आप उसका क्या निकालो, स्क्वायर रूट। अगर स्क्वायर रूट जो भी आ रहा है, तो जो भी स्क्वायर रूट आ रहा है, मान लीजिए 25 को हमें चेक करना, 25 संख्या ये प्राइम है कि नहीं, तो इसका स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5। तो 5 तक अगर ये संख्या कट जाती है, 5 से नीचे तक या 5 तक, तो 5 के नीचे कौन कौन सा नंबर होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। ये नंबर 5 से नीचे तक होगा या 5 तक होगा। अगर इन नंबर में से किसी भी नंबर से अगर 25 कट जा रहा है, a कट जा रहा है, इसका मतलब वो संख्या प्राइम नंबर नहीं होगी। तो देखिए 25 जो है दोस्तों वो 1 से तो कट रहा है, 1 से तो सब कटेगा, 5 से भी कट जा रहा है, इसका मतलब 25 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, उसी तरह मान लो चेक करना है 789, ठीक है, ये प्राइम नंबर है कि नहीं। तो 789 का हम स्क्वायर करेंगे, अगर 789 नहीं ले, आपको समझाने के लिए अगर मैं ले लूँ 5, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है HCF और ये सब निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, पता नहीं सर, लगता है वीडियो कहीं से रिकॉर्ड होना कम हो गया। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कहाँ से आपका कट गया है। ठीक है, तो मैं उसको दोबारा से रिपीट कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो हम देख लेते हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले जो भी संख्या है उसका हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस निकालने के बाद देखते हैं सबसे कम संख्या कौन है, फिर उसके बाद उसका फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर निकालने के बाद फिर देख लेते हैं उन फैक्टर में कौन सा संख्या जो है वो तीनों को काट देगा। तो 17 इसका आंसर आ गया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मात्रा 100 पर कितना हो गया दोस्तों, 17। ठीक है, अब अगला चीज़ हम लोग को LCM के बारे में पढ़ना है, जिसको बोलते हैं लिस्ट कॉमन फैक्टर। लिस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या, सबसे कम कॉमन है। ऐसे में निकालना है, मान लीजिए LCM 8 और 12 का। ठीक है, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दिया 12। ठीक है, तो क्या क्या कॉमन है, एक तो 2 इंटू 2 इंटू कॉमन हो गया, तो LCM कितना होगा, 2 इंटू 2। इसके अलावा 2 जो है इसमें कॉमन है और 3 इसमें कॉमन है, तो मेरा LCM होगा 2 दूना 4 दूना 8 दिया 24, 24 होगा LCM। LCM निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप देख लो कि वह कौन संख्या होगा जो इनके टेबल में कॉमन आएगा। तो 8 का अगर टेबल लिखोगे तो 8 दूना 16 दिया 24 चौके 32। अब 12 लिखोगे तो 12 दूना 24, 12 दिया 36। ठीक है, तो क्या कॉमन है, सबसे पहले क्या कॉमन आया, 24। तो 24 मेरा क्या होगा, LCM। ठीक है, अगर हम निकालना है हमको LCM ऑफ फ्रैक्शन, कोई फ्रैक्शन दिया है, मान लीजिए 1/3, 3/8, 2/7, 1/4, इसका बोल रहा है कि LCM निकालो इस फ्रैक्शन का। इसका फार्मूला होता है LCM ऑफ न्यूमरेटर, मतलब अंश बोलते हैं दोस्तों हिंदी में, अंश का न्यूमरेटर बट्टा HCF ऑफ डिनोमिनेटर हर, तो हो जाएगा LCM ऑफ फ्रैक्शन। मतलब LCM अगर निकालना है तो न्यूमरेटर में हमको LCM का लेना है न्यूमरेटर का, और HCF किसका लेना है, डिनोमिनेटर का। तो यहाँ देखिए LCM ऑफ न्यूमरेटर कितना है दोस्तों, 1
3 2 1, तो 1 3 2 1, इसका कितना होगा एलसीएम कितना होगा 6 होगा। देख लीजिए आप 6 जो है तीनों को सबसे कट जाएगा, 3 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी और 1 से भी, तो 6 होगा। और HCF ऑफ डिनोमिनेटर कितना है दोस्तों 3 8 2 7 है ना, 7 और 4 है, 3 8 7 और 4 है। इसका हमें क्या निकालना है HCF, ठीक है, क्या निकालना है इससे HCF, तो सिंपल है। इसका HCF कितना होगा, तो 3 ऐसे निकालते थे, 3 इंटू 1 गया तो 1 से फिर 7 को काटेंगे, 7 बार में कट जाएगा, फिर 1 से जो है 8 को काटेंगे तो 7 बार में 8 बार में कट जाएगा, ठीक है 8 बार में। तो हमारा HCF कितना होगा 1, तो इसका कितना होगा 6, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना होगा इस फ्रैक्शन का दोस्तों 6/1, बात समझ में, ठीक है। उसके बाद उसी तरह अगर किसी का HCF निकालना है फ्रैक्शन का, HCF ऑफ फ्रैक्शन, तो हम लोग क्या लेंगे HCF ऑफ न्यूमरेटर, अंश का न्यूमरेटर का HCF, ठीक है, और LCM ऑफ डिनोमिनेटर हर का LCM, ठीक है दोस्तों लेक्चर बीच में हो सके थोड़ा कट गया होगा, तो पता नहीं रिकॉर्डिंग लग रहा नहीं हुआ, तो ठीक है आप बताइएगा कहाँ से, या फिर मैं खुद ही देख के उसको जो अलग से छोटा वीडियो बना के डाल दूँगा, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों था नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो इसमें जो मोटा मोटी जो थ्योरी बेस था, थ्योरी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग अगला टॉपिक लेते हैं दोस्तों, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक में टाइम एंड वर्क, मतलब समय और कार्य। बहुत आसान है दोस्तों, आपने सुना होगा कि एक आदमी एक काम को 10 दिन में करता है, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, इस टाइप से रहता है। या दो आदमी राम और मोहन किसी का एक अलग अलग काम को 10 या 12 दिन में क्रमशः करते हैं, तो दोनों मिलके इतने दिन तक काम करते हैं, उसके बाद एक छोड़ देता है, उसके बाद उस काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों वो समय और कार्य के अंदर आते हैं, ठीक है। ये बहुत आसान है, इसमें दोस्तों उसमें कुछ करना नहीं है। मान लीजिए राम है, एक आदमी राम, वो किसी काम को 12 दिन में कर देता है, 12 दिन में कंप्लीट कर देता है, तो 12 दिन में वो एक काम को कर देता है, एक काम को, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम करेगा दोस्तों, 1/12 काम को कर लेगा ना। कोई आदमी 12 दिन में एक काम को कर लेता है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा 1/12 काम, ठीक है। अगर इसको परसेंट में लिखना है तो एक काम मतलब 100%, परसेंट में कैसे लिखेंगे, 12 दिन में वो 100% काम कंप्लीट कर लेता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 100/12% करेगा, इतना परसेंट काम कर लेगा। अगर 12 दिन की जगह अगर हम मान लो 10 दिन लेते हैं कि कोई आदमी है राम, वो 10 दिन में एक काम कर लेता है, तो एक दिन में कितना करेगा 1/10 काम। 10 दिन में मान लीजिए 100% काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 10% काम कर लेगा। उसी तरह कोई आदमी है रोहन किसी काम को 20 दिन में करता है, 20 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/20। 20 दिन में कोई काम करता है, तो अगर परसेंट में देखें तो एक काम बराबर कितना हो गया 100%। तो 20 दिन में कितना काम करता है एक काम मतलब 100% काम कर लेता है। बात समझ में आ रहा है, या तो परसेंट में लिख लो या सीधे आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो, दोनों आसान पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो एक काम को करता है 20 दिन में, तो 20 दिन में एक 100% काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में करेगा वो 100%/20, मतलब 5% काम एक दिन में कर रहा है, तभी 20 दिन में 20 × 5 = 100% काम कंप्लीट कर रहा है। तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट यही कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क में यूज होता है, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन देते हैं कि राम जो है किसी काम को 10 दिन में करता है और रोहन जो है उसी काम को 20 दिन में करता है। बोला कि दोनों अगर साथ साथ काम करेगा तो काम कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो राम 10 दिन में काम करता है, तो 10 दिन में कितना काम किया दोस्तों 100% काम किया, तो एक दिन में कितना करेगा 100/10 = 10%।
अकेले जब काम कर रहा है तो उसी तरह रोहन एक दिन में कितना काम कर रहा है, 20 दिन में कितना काम कर रहा है दोस्तों, 100%। देखिए 20 दिन में 100% कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 100/20 बराबर 5%। ये अकेले अकेले काम कर रहा है। अब दोनों साथ में जब काम करेगा तो एक दिन में राम कितना काम कर रहा है, 10%, और रोहन कितना कर रहा है, 5%। तो एक दिन में जो काम होगा दोस्तों वो कितना होगा, 15% काम होगा ना। दोनों मिलके काम करेंगे तो 10% रोहन करेगा, राम करेगा, और 5% मोहन। तो एक दिन में कितना कर गया, 15% काम हो गया। अब 15% काम को करने में एक दिन लगा, तो 1% को काम करने में लगेगा 1/15 दिन, और 100% काम जब काम पूरा हो जाएगा उसको करने में लगेगा 1/15 × 100 दिन। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना मतलब समझिए 20, 5 से काटेंगे तो 20, 5 या 15, तो 20/3 दिन लगेगा जब राम और मोहन दोनों मिलके काम करेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट जो है दोस्तों टाइम एंड वर्क में है। अब एक दिन का काम देख लीजिए दोनों का, एक दिन का काम कितना होगा, 1 जितना दिन वो टाइम लिया, तो 1/10। दूसरा आदमी कितना, जितना 1 जितना दिन काम किया, या परसेंट में करना है तो एक की जगह हम क्या लिख देंगे, 100%। तो 100 जितना दिन वो लिया, तो 10% एक दिन में कम कर रहा है। रोहन कितना किया है, एक दिन में 100%, 20 दिन में 100% कर रहा है, तो एक दिन में कितना किया, 100/20 मतलब 5%। फिर दोनों मिलके कितना करेगा, दोनों का अलग अलग परसेंट जोड़ लेंगे, मतलब दोनों काम एक दिन में कितना कर रहा है, 15%। तो 15% काम करने में एक दिन लगता है, तो 1% काम करने में 1/15, और 100% काम करने में 1/15 × 100 मतलब 20/3 दिन। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो ये है दोस्तों टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में इसके अलावा कुछ नहीं है। एक फार्मूला होता है दोस्तों टाइम एंड वर्क में, सिंपल है, P1 × H1 × D1 बाई वर्क W1 बराबर P2 × H2 × D2 बाई W2। आप टेंशन मत लीजिए, मैं पूरा जितने भी, अभी तो मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे डेली, तो आपको और भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी धीरे धीरे आते जाएगा, ठीक है, और भी मज़ा आएगा। तो P1 का मतलब होता है पर्सन, एक कैटेगरी का। जैसे क्वेश्चन सुनिए आप ध्यान से, बोल रहा है कि 5 औरत मतलब 5 वीमेन डेली 10 घंटा काम करती है। H1 मतलब आवर, H1 मतलब आवर, ठीक है। बोल रहे डेली 10 घंटा काम करती है, तो कितने महिला, 5 महिला, कितने घंटा, 10 घंटा, और 5 दिन तक काम करती है तो पूरा काम करती है। तो वर्क W1 कितना होगा, W1 ही होगा, टोटल वर्क लिखें 1 यूनिट। और बोल रहे हैं कि उसी काम को 10 आदमी, तो P2 कितना होगा, 10 आदमी 20 घंटा काम करके 3 दिन में कंप्लीट कर देता है उसी काम को। तो यहाँ भी अगर W1 काम किया है तो यहाँ भी क्या होगा, W1। तो बोल रहा है, तो यहाँ बोल रहा है कि 10 आदमी 20 घंटा काम करता है, तो वो कितना दिन काम करेगा, मतलब डे निकालना है कि वो काम ख़त्म हो जाए। तो इस जब 2 कैटेगरी का आदमी हो, ठीक है, एक तरफ बोल रहा है कि महिला काम कर रहा है, किसी काम को कर रहा है, तो 10 घंटा काम कर रहा है, 5 दिन तक कर रहा है W1 काम को, तो वही W1 काम को करने में, मतलब W2 की जगह W1 लिख देंगे, उसी काम को करने में 10 पुरुष अगर 20 घंटे तक काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा, मतलब डी निकालना है। तो अब निकाल लोगे इक्वल करके। तो ये एक फार्मूला याद रखिएगा, P1 H1 D1 बाई W1 इक्वल टू P2 H2 D2 बाई W2। देखिए ऊपर वाले केस में क्या हुआ, W1 बराबर W2 बोल रहा है उसी काम को, लेकिन मान लो यहीं पे रहता कि 5 महिला, 5 वीमेन 10 घंटा को काम 10 आवर्स काम करती है 5 दिन में, और कितना काम करती है, तो बोल रहा है कि W/3 काम करती है। जितना भी काम करती है वो कितना करती है, 1/3 काम करती है। और उसी बोल रहा है कि जबकि 10 मेन 5 आवर काम करते हैं और 20 दिन लेते हैं, तो बताइए वो कितना काम करेंगे, ठीक है, कितने काम करेंगे। तो अब यहाँ पे फार्मूला में पुट कीजिएगा, तो 5 महिला है इंटू 10 आवर काम करती है कितने दिन, 5 दिन, तो कितना काम कर रही है, W/3 काम कर रही है, ठीक है। अब बोल रहा है कि P2 माने 10 पुरुष इंटू H2 कितने आवर, 5 आवर, कितने दिन तक, 20 दिन तक। तो हमें बताना है कि W2 कितना हो, कितना घंटा वो काम करेगी। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो 5 से 5 कट गया, 10 से 10 कट गया, 5 चौके
20 कट गए, ठीक है। तो W2 बराबर अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 3 W डिवाइड बाय W/3 करोगे तो 3 × W होगा, तो कितना होगा 4 एक मिनट रुकिए, तो कितना काम हो जाएगा 4 W/3 काम करेगा महिला, ये पुरुष, ठीक है, समझ आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग जो है फॉर्मूला यूज करके टाइम एंड वर्क का बनाते हैं और कॉन्सेप्ट का यूज करके बनाते हैं, ठीक है, समझ गए। ठीक, तो ये हमारा था दोस्तों टाइम एंड वर्क। इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि कोई आदमी अगर ज़्यादा टाइम ले रहा है, इसका मतलब उसका एफिशिएंसी मतलब एफिशिएंट मतलब ये दक्षता, हिंदी में क्या बोलते हैं, दक्षता उतना कम होता है। सही बात है। कोई आदमी है 10 दिन में लक्ष्मीकांत पढ़ ले रहा है, मतलब उसका एफिशिएंसी ज़्यादा है। कोई आदमी 1 महीना ले रहा है, मतलब एफिशिएंसी कम है। तो याद हमें क्या रखना है, जो एफिशिएंसी को इससे डिनोट करते हैं एफिशिएंसी, ठीक है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम टेकन टू टाइम टेकन, मतलब जितना टाइम वो लगता है काम करने में उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा था टाइम एंड वर्क, ठीक है। इसे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आने वाले लेक्चर में। तो ये हमको आज कॉन्सेप्ट देना था, तो यही कॉन्सेप्ट था, ठीक है, टाइम एंड वर्क से। अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, वो पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, लाभ और हानि, ठीक। तो इसमें सबसे पहले देखिए, मान लीजिए आपने कोई भी किताब खरीदा, लक्ष्मीकांत खरीदा, ठीक है, कितने में खरीदा 500 रुपये में। फिर अपने 1 साल बाद जो उसको बेच दिया, कितने में बेचा 200 रुपये में, ठीक है। तो 500 में आपने ख़रीदा तो इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। 200 में बेचा, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है, इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय माने होता है बेचना। तो देखिए आपने, नॉर्मल बात है, ज़्यादा में ख़रीदा कम में बेचा, तो इसका मतलब आपको हानि हुआ, क्या हुआ, लॉस। तो लॉस कितना हुआ दोस्तों, लॉस कितना हुआ 300 का। 300 कैसे आया, जितना आपने ख़रीदा था माइनस जितना में आपने बेच दिया, तो ये हुआ लॉस, ठीक है। तो उसी तरह मान लीजिए आपने लक्ष्मीकांत ख़रीदा था पुराना 300 में, कॉस्ट प्राइस आपको ख़रीदा था, ठीक है। कल को आपने उसको गत्ता वत्ता लगा के बढ़िया से रंगीन करके 400 में बेच दिया, सेलिंग प्राइस। तो अभी अपने 300 में ख़रीदा, 400 में बेचा, तो आपका प्रॉफिट, आपका जो लाभ हुआ वो कितना हुआ 400 माइनस 300। तो 400 क्या था सेलिंग प्राइस, जितना में आपने बेचा, माइनस आपका 300 क्या था कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कितना हो, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये एक फार्मूला हुआ। और लॉस का फार्मूला क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं लॉस परसेंट, कितना हमको प्रतिशत हानि हुआ। तो सबसे पहले लॉस परसेंट बराबर लॉस बाय सीपी, मतलब क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है, याद रखिएगा। और लॉस मैंने बताया कैसे निकालते, लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी बाय सीपी इंटू 100। इसे क्या निकालेगा आपको, लॉस प्रतिशत। उसी तरह प्रॉफिट प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर प्रॉफिट, याद रखिएगा यहाँ भी हम लोग सीपी ही लिखते हैं, चाहे वो लॉस निकालना हो तो भी सीपी, प्रॉफिट निकालना हो तो भी सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य आपका देखे थे ज़्यादा हुआ था, लक्ष्मीकांत आपको गत्ता वत्ता करके दिए थे, इंटू 100, ठीक है, एसपी माइनस सीपी बाय सीपी इंटू 100, ठीक है। एग्जाम्पल भी आप समझ लिए, ठीक है। अब एक चीज़ होता है डिस्काउंट, डिस्काउंट समझते हो, छूट जो मिलता है, मतलब कोई टी शर्ट है, कैसे बनेगा टी शर्ट, ऐसे बना टी शर्ट, ठीक है। तो ये टी शर्ट पे लिखा रहता है यार 1500 रुपया, ठीक है। और कंपनी बोलती है, जो भी मॉल में जाते हैं तो बोलेगी हम इस पे जो है 300 रुपये छूट है, ठीक है। तो मार्क्ड प्राइस मतलब क्या हुआ, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना था दोस्तों, मार्क्ड प्राइस बोलते हैं इसको, मार्क्ड प्राइस। मार्क प्राइस कितना था, अंकित मूल्य कितना था 1500, ठीक है।
आपको सेलिंग प्राइस कितने पे वो बेच रही है दोस्तों, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना है, कितने पे आपने ख़रीदा, 1200 रुपये। तो आपको डिस्काउंट कितना मिला था, घटा दीजिए, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस मतलब 1500 माइनस 1200 मतलब 300 रुपये। आपका क्या हुआ, डिस्काउंट। तो यही फार्मूला है डिस्काउंट का, जो अंकित मूल्य माइनस कितना में आपने ख़रीदा, ठीक है। उसी तरह डिस्काउंट को हिंदी में दोस्तों बोलते हैं छूट, ठीक है। तो डिस्काउंट प्रतिशत, छूट का प्रतिशत निकालना है, तो फिर वही डिस्काउंट बट्टा मार्क प्राइस, याद रखिएगा यहाँ पे मार्क प्राइस होता है, लाभ और हानि में यहाँ पे होता है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, ठीक है। और डिस्काउंट में हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, मार्क प्राइस अंकित मूल्य। तो डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इंटू 100, और डिस्काउंट को आपने यहाँ पे निकाला था, डिस्काउंट बराबर क्या लिखे थे, MP माइनस SP बाई MP इंटू 100, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है दोस्तों। इसी में लास्ट जो हमको पढ़ना है वही आपको याद रखिएगा, MP मतलब मार्क प्राइस बट्टा कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य अंकित मूल्य बाय क्रय मूल्य बराबर होता है 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंटेज मतलब लाभ प्रतिशत, ठीक है, बाई 100 माइनस डी प्रतिशत, डिस्काउंट प्रतिशत मतलब छूट का प्रतिशत। तो ये एक फार्मूला है MP और CP का, मार्क प्राइस और क्रय मूल्य का, कि मार्क प्राइस बाय क्रय मूल्य बराबर होता है 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंटेज बाई 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंटेज, ठीक है। जैसे मान बोल दिया कि कोई चीज़ का अंकित मूल्य था 1500 रुपया, ठीक है, उसको जब हम बेचें, ठीक है, तो हम लोग उसको 10% प्रॉफिट पे बेचें और 5% हम लोग उसको छूट पे बेचें, ठीक है, 10% प्रॉफिट पे और 5% छूट पे। तो बोला आपका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो मार्क प्राइस कितना था 1500, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है बराबर 100 प्लस प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट परसेंट 10% बाई 100 माइनस डिस्काउंट माने 5, तो 1500 बाई CP, 100 में 10 जोड़ा तो 110 बाई क्या हुआ 95, तो CP मेरा दिस इम्प्लाई CP बराबर कितना हो गया दोस्तों, 1500 इंटू 95 बट्टा 110, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, MP बाई CP बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत, ठीक है। ठीक है दोस्तों, जो फार्मूला बता रहा हूँ वो फार्मूला सफिशिएंट होगा आपको एग्ज़ाम में मैथ्स के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। इसके अलावा आपको बहुत सारा फार्मूला याद नहीं करना है। देखे होंगे हम हर टॉपिक से 1 से 2 से 3 से 4 फार्मूला बता रहे हैं, इसके अलावा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। उसी फार्मूला को अप्लाई करके प्रैक्टिस करके हम लोग को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है दोस्तों, ठीक है। अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों, वो पढ़ेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है, समय, चाल और दूरी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, आपको पता है कि कोई गाड़ी है, मान लीजिए 5 किलोमीटर पर आवर से जा रही है और 2 घंटा तक गई, तो डिस्टेंस कितना होगा दोस्तों, 5 घंटा में जा रही है 5 किलोमीटर पर आवर, और कितने घंटे तक गई, 2 घंटे तक गई, तो आप कितना किलोमीटर कवर करेंगे 2 घंटा में, 10 किलोमीटर, ठीक है, सिंपल। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है दोस्तों, स्पीड, आपका चाल क्या है इनटू टाइम, ठीक है। इसी से निकाल लीजिए, स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस बटा टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड। बस स्पीड टाइम डिस्टेंस में मेन जो फार्मूला है दोस्तों वो यही है और कोई नहीं, ठीक है। इसी से सब बनता है। जैसे 1 किलोमीटर पर आवर है, इसको हमको करना है मीटर पर सेकंड में, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में। कभी कभी क्वेश्चन रहता है कि स्पीड रहेगा किलोमीटर में लेकिन डिस्टेंस रहेगा मीटर में, तब हम लोग इसको करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है 1 किलोमीटर प्रति आवर, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है दोस्तों, 1000 मीटर, और 1 आवर में कितना सेकंड होता है, 1 आवर में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 सेकंड मतलब 1 आवर में कितना हो गया 3600 सेकंड, है ना।
तो जब हम इसको काटेंगे तो 0 से 0 जाएगा, 0 से 0 जाएगा, ठीक है। 2 पचे 10, 2 तिया 6, कितना आएगा 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। तो 1 किलोमीटर पर आवर में कितना हो गया दोस्तों, 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। उसी तरह से जब आपको 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मैं बोलूँ कि 36 किलोमीटर पर आवर, इसको आपको मीटर प्रति सेकंड में लिखना है, तो आप क्या लिखोगे 36 × 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो 18 से काटोगे 2 तो आएगा 10 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 36 किलोमीटर पर आवर बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, समझ में आ गया। उसी तरह अगर आपको 1 मीटर प्रति सेकंड से आपको 1 किलोमीटर पर आवर करना है तो क्या करोगे, ये जो उल्टा कर दोगे, 5/18 की जगह क्या हो जाएगा 18/5। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपने किया था ना, अब इसको ऊपर ले जाओगे तो 18 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे चला जाएगा। तो 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर 18/5, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। जैसे बोल दे कि 10 मीटर प्रति सेकंड है, उसको आपको किलोमीटर पर आवर में करना है, तो 18/5 × 10 मीटर प्रति सेकंड से मल्टीप्लाई जब कर दोगे, तो जब 1 मीटर प्रति सेकंड को आप करना है 1 किलोमीटर पर आवर में, तो आप क्या करोगे, जो भी रहेगा उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 10 मीटर पर सेकंड को 18/5 से करोगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, तो आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। देखिए वही आ गया कि नहीं, 36 किलोमीटर को करना है तो 36 × 5/18 तो आया 10 मीटर प्रति सेकंड, और 10 मीटर प्रति सेकंड को फिर आपको किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 से आप मल्टीप्लाई किए हो, ठीक है, तो आपका ये आया, ठीक है। इस तरह से हम लोग समझ गए डिस्टेंस और स्पीड टाइम में क्या संबंध है वो, और किस तरह से किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इसी से दोस्तों आपका क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है, ठीक है, वो बोल रहा है कि यहाँ से वो दिल्ली से मुंबई गया, दिल्ली से मुंबई मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ 1000 किलोमीटर से गया, उसका स्पीड था 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और बोल रहा है कि फिर वो गाड़ी मुंबई से दिल्ली आई, इस बार उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। आपको बोल रहा है कि आप एवरेज स्पीड निकालो। एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल निकालिए। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, दूरी मतलब डिस्टेंस बटा टाइम, ये होता है। तो डिस्टेंस कितना हुआ दोस्तों, यहाँ से गया 1000, यहाँ से गया आया 1000, तो कितना हुआ टोटल 2000। टाइम कितना लिया, तो टाइम अलग अलग लिया है। देखिए 1000 जब गया वो दिल्ली से मुंबई, तो टाइम कितना लिया, तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो 1000/50 मतलब 20 आवर लिया जाने में टाइम, 20 घंटा। तो जाने का टाइम कितना हो गया 20 घंटा, प्लस आने का टाइम कितना हुआ दोस्तों, आया भी वो 1000 से, ठीक है, और 1000 किलोमीटर, और स्पीड कितना हुआ 60। तो आने का टाइम क्या हुआ, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो आप काटेंगे इसको, तो ये आएगा आपका 50/3, 50/3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब आपका क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला एक ही है, जो आपका डिस्टेंस स्पीड टाइम का जो फॉर्मूला एक ही है, उसी से आपको सब चीज़ डिराइव होता है दोस्तों, ठीक है, समझ गए। चलिए इसी में अगला चीज़ हम लोग को रिलेटिव स्पीड, जिसको हम लोग बोलते हैं सापेक्ष चाल, ठीक, सापेक्ष चाल बहुत आसान है। जैसे गाड़ी है ए, गाड़ी है बी, ये जा रहा है V1 स्पीड से, ये जा रहा है V2, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है इसी तरफ। तो रिलेटिव स्पीड जो होता है उसको VR से लिखते हैं। वो होगा अगर सेम स्पीड सेम डायरेक्शन में जाएगा तो V1 - V2, ठीक है। और अगर अपोजिट में जाएगा ए और बी, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, ये भी V1 से जा रहा है ये V2 से, तो V रिलेटिव होता है V1 + V2। तो याद क्या रखना है, अपोजिट में रिलेटिव स्पीड जोड़ देते हैं और सेम डायरेक्शन में जाता है तो घड़े आता है, ठीक है। इसका यूज क्या है दोस्तों, यूज बहुत है। जैसे कि मान लीजिए एक गाड़ी है,
ये जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से, ठीक, और ये गाड़ी है इधर जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से। दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है शुरू में वो है आपका 100 मीटर। मान लीजिए ये आपका कितना है 10 किलोमीटर पर आवर, ये आपका किलोमीटर पर आवर नहीं, अब मीटर पर सेकंड में रख लीजिए तो ज़्यादा आपको कैलकुलेशन आसान होगा। वैसे दोनों बन जाएगा लेकिन कैलकुलेशन के बता रहे हैं 10 मीटर प्रति सेकंड, और इसका जो स्पीड है इस डायरेक्शन में जाने का वो है 20 मीटर प्रति सेकंड। अब बोल रहा है कि 100 मीटर दोनों के बीच में क्या है दोस्तों, 1 मिनट रुकिए, तो 20 मीटर प्रति सेकंड से दोनों एक डायरेक्शन में जा रहा है, इसी डायरेक्शन में, ठीक है। दोनों के बीच में शुरू में जो डिस्टेंस है गाड़ी जब स्टार्ट हुआ तो 100 मीटर है। अब बोल रहा है कि कितने समय बाद वो मिलेगा, ठीक है, कितने समय बाद वो क्या करेगा दोस्तों, मिलेगा, ठीक। तो देखिए रिलेटिव स्पीड का करने का मतलब ये है कि हम अगर रिलेटिव स्पीड अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, तो दूसरी गाड़ी जिस पे लगाए हैं वो गाड़ी रुक जाता है। तो मान लीजिए हम रिलेटिव स्पीड निकाले हैं तो 10 और 20 एक डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव स्पीड कितना होगा दोस्तों, भी रिलेटिव वो आपका होगा कितना होगा 20 माइनस 10 कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड। तो जैसे ही 10 मीटर पर सेकंड आपने रिलेटिव स्पीड लगाया है दोस्तों, इसका मतलब ये गाड़ी जो है वो अब ये गाड़ी क्या हुआ, इस पर अगर लगा दी रिलेटिव स्पीड तो ये गाड़ी रुक गया, मतलब ये गाड़ी आपको सोचना ही नहीं है, मतलब ये गाड़ी अब कुछ नहीं रहा, ठीक है। अब क्या करना है, ये गाड़ी है उसको यहाँ तक आना है, ये अभी रुका हुआ है, समझ लीजिए। जब रिलेटिव स्पीड लगाएं मतलब ये दूसरी वाली गाड़ी रुक गई, ये गाड़ी रुक गया। अब ये वाला जो गाड़ी है उसको अब सिंपल डिस्टेंस कवर करना है कितना, 100 मीटर, और उसका रिलेटिव स्पीड कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब ठीक है, वो 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था और रिलेटिव स्पीड कितना है उसका 10 मीटर। मान लीजिए ऐसा नहीं करते हैं, इसको ले लेते हैं 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो कितना होगा रिलेटिव स्पीड 30 माइनस 20 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो अब रिलेटिव स्पीड होगा दोस्तों वो कितना 10 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही रिलेटिव स्पीड आपने लगाया इस पर, ठीक है, ये गाड़ी क्या हुआ रुक गया, ठीक है। अब हमको देखना है कि जो भी गाड़ी होगा वो किस स्पीड से जा रहा है, अब 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और उसको कितना डिस्टेंस करना है कवर 100। तो डिस्टेंस बराबर कितना होता है दोस्तों, स्पीड इंटू टाइम। तो कितना डिस्टेंस था 100 मीटर, स्पीड किस स्पीड से अब जाएगा वो 10 मीटर पर सेकेंड। ये वाला स्पीड नहीं लेंगे क्योंकि ये स्पीड तब था जब वो अपना अलग अलग जा रहा था, लेकिन अब रिलेटिव स्पीड अप्लाई कर दिए तो हम लोग क्या कर दिए, अब रिलेटिव स्पीड देखेंगे जिसमें हम इस गाड़ी को रोक दिए हैं। रोकने के लिए हमने भी रिलेटिव चीज़ लगाया। तो 10 स्पीड है इंटू टाइम, तो टाइम कितना लग गया 10 सेकेंड। इसका मतलब 10 सेकेंड के बाद ये वाला जो गाड़ी है वो यहाँ पे आ जाएगी, मतलब उसको ओवरटेक कर लेगी। बात समझ में आया। तो रिलेटिव स्पीड लगाने का ये मतलब होता है कि दूसरा गाड़ी रुक जाता है और फिर जाके हम लोग जो है वहाँ पे अप्लाई करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर यही गाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, एक जा रहा था 30 मीटर से, एक जा रहा था 20 मीटर से, और दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है 100 मीटर, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि आप कितने समय में दोनों मिलेगा, तो फिर हम रिलेटिव स्पीड अप्लाई करेंगे। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो भी रिलेटिव कितना होगा, जुड़ेगा 30 + 20 मतलब कितना होगा 50 मीटर पर सेकेंड। अब ये गाड़ी क्या हो गया, रुक गया। अब नई गाड़ी जो आ रही है दोस्तों वो 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जाएगी, मतलब रिलेटिव आप सोचिए 50 मीटर पर सेकेंड से अब गाड़ी जा रही है ये वाली, ठीक है। तो अब उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है 100, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड 50 इंटू टाइम, टाइम कितना तो कट गया, तो 5 से कट गया 2, तो t बराबर 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड के बाद ये वाला गाड़ी जो है दोनों ओवरटेक कर लेगा, मतलब दोनों क्या होगा मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया। जब जैसे ही रिलेटिव स्पीड हम लोग लगाए, हम लोग का कैलकुलेशन क्या हो गया, बहुत आसान हो गया। तो ये हम लोग रिलेटिव स्पीड का फ़ायदा है। रिलेटिव स्पीड अगर अप्लाई करते हैं दोस्तों तो सामने वाला गाड़ी रुक जाता है, फिर सिंपल हम देख लेते हैं कि कितना दूरी कवर करना है, उसके अनुसार पता चल जाता है कि कितना टाइम लगेगा दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में। तो ये था हमारा स्पीड, डिस्टेंस, टाइम और रिलेटिव स्पीड। जैसे जैसे हम लोग और भी आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे तो आपको और भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ते रहेगा और आपका सही करने का क्वेश्चन का चांसेस बढ़ जाएगा दोस्तों, ठीक है। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम में एक और कॉन्सेप्ट है बोट एंड स्ट्रीम, मतलब नाव और धारा। आपने सुना होगा नाव
और धारा। ये सिंपल चीज़ है, बहुत आसान है इमेजिन करना। जैसे ये पानी है, इधर बह रहा है, ठीक है। तो जिधर पानी बहता है उसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, मतलब इधर। और नाव भी हमारा इधर जा रहा है और पानी भी इधर बह रहा है तो उसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक। उसके अपोजिट पानी अगर इधर बह रहा है और नाव मेरा इधर जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम, मतलब अपोजिट, धारा के साथ और धारा के विपरीत, ठीक है। समझ में आया? तो देखिए, अगर कोई जहाज बोट है, बोट का स्पीड मान लीजिए VB है और पानी का स्पीड जो है, वाटर का स्पीड मान लो VR है। VR माने वाटर, वेलोसिटी ऑफ रिवर या वेलोसिटी ऑफ वाटर। उसी तरह यहाँ पे बोट का स्पीड कितना हो गया VB और नदी का कितना हो गया VR, ठीक है। तो जब नाव जो है वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है, मतलब उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिधर पानी का डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये बताइए, अगर आप जिधर पानी बह रहा है उधर आप भी तैरिएगा या कुछ चीज़ फेंकेंगे, कागज़ वागज़, तो कागज़ तेज़ी से आगे जाएगा ना। तो तेज़ी से जाएगा तो किस स्पीड से जाएगा कागज़ तेज़ी से? तो अपना स्पीड तो होगा ही उसका, बोट का स्पीड VB प्लस नदी का भी स्पीड होगा VR। तो जो बोट जाएगा, जब नीचे जाएगा बोट पानी की धारा के साथ जाएगा, तब उसका जो इफ़ेक्टिव स्पीड होगा, जिस स्पीड से वो जा रहा है, अभी आपको जैसे कोई बोट है उसका नॉर्मल स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जो नदी में तैर रहा है, नदी में वो बह रहा है, बोट जा रहा है, उस नदी का धारा है 10 किलोमीटर पर आवर। तो बोट क्या 5 किलोमीटर से जाएगा क्या नदी में? जब वो नदी के साथ जाएगा तो नहीं, वो जाएगा 5 किलोमीटर तो अपना स्पीड और 10 किलोमीटर नदी का स्पीड। तो उसका जो इफ़ेक्टिव स्पीड होगा जब वो जाएगा धारा के साथ, तब हो जाएगा उसका 15 किलोमीटर पर आवर। अगर मान लीजिए बोट का स्पीड 15 ले लें और नदी का ले लें हम कितना 5, तो मेरा इफ़ेक्टिव स्पीड आएगा 15 + 5 मतलब 20, ठीक है। अगर बोट का स्पीड है 15 और नदी का स्पीड है 5, तो जो बोट का इफ़ेक्टिव स्पीड आएगा दोस्तों वो 15 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर अपना बराबर कितना आएगा 20 किलोमीटर। 15 किलोमीटर पर आवर बोट का स्पीड और 5 किलोमीटर स्पीड जो है वो आपका किसका है, नदी का। तो जब धारा के साथ जाएगा नाव तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा, तो हम लोग कितना होगा 20 किलोमीटर पर आवर। आप इसको इफेक्टिव वो रिलेटिव स्पीड सापेक्ष स्पीड के साथ कन्फ्यूज मत कीजिए, दोनों अलग अलग चीज़ है, समझ रहे हैं ना। नॉर्मल आप सोचिए कि आप अगर पानी के साथ तैरेंगे तो आप जिस स्पीड से आप तैर रहे हैं तो पानी भी उसको आपको और सपोर्ट करके आगे बढ़ाएगा, ठीक है। तो वही होता है VB + VR। और जब अपोजिट में तैरेंगे, मतलब आप पानी बह रहा है इधर और आप जा रहे हो इधर, तो जितना भी आप मान लीजिए आपका स्पीड है, जहाज़ का स्पीड है नाव का 15 किलोमीटर पर आवर, लेकिन नदी आपको क्या जाने दे रहा है 15 किलोमीटर? नहीं, वो तो आपको ढकेल दे रहा है कितना 5 किलोमीटर पर आवर। तो जो आपका इफ़ेक्टिव स्पीड होगा इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ, अप स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत। तो विपरीत आप जा रहे हो ना, धारा जा रही है इधर और आप जा रहे हो इधर, तो आपका जो इफ़ेक्टिव स्पीड होगा दोस्तों भी इफ़ेक्टिव, वो तो आपका 15 तो नहीं रहेगा और 5 आप जोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि 5 आपको तो वो घटा रहा है ना, आपको कम कर रहा है। तो धारा के विपरीत में आप तैरते हो या जहाज़ जाती है तो आपका स्पीड, जो नाव का स्पीड होता है उसमें आपको धारा का स्पीड को घटाना पड़ेगा, तब आपका आएगा 10 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आया? तो यही जो था दोस्तों बोट और स्ट्रीम से कॉन्सेप्ट था, ठीक है। क्वेश्चन से इस टाइप से पूछता है कि कोई पानी जहाज़ है, ठीक है, वो 10 किलोमीटर, उसकी स्पीड जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और पानी का स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसको जाना है 100 किलोमीटर। कोई जहाज़ है, पानी जहाज़, जो जिसकी स्पीड शांत पानी में 15 किलोमीटर है, जबकि धारा का स्पीड, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट की वेलोसिटी 15 किलोमीटर और धारा की स्पीड 5 किलोमीटर, वो जा रहा है 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बोलेगा कि उसको जाने और आने में 100 किलोमीटर पर आवर जा रहा है और 100 किलोमीटर पर आवर वापस आ रहा है, मतलब जब जा रहा होगा तो इस तरह धारा इधर बह रही होगी, तो इधर से इधर जब गया वो 100 किलोमीटर और फिर वापस जब आ रहा है 100 किलोमीटर, तो कितना उसको टाइम लगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों कि अगर मान लीजिए जा रहा है, जाने का टाइम, ठीक है, टाइम जब जा रहा है वो, तो कितना वो डिस्टेंस कवर किया, दूरी कितना किया 100,
और डिस्टेंस बटा स्पीड, चाल बराबर ही समय होता है, ये समय होता है ना। तो जब जा रहा है तो 100 किलोमीटर गया, किस स्पीड से गया, तो धारा के साथ गया। तो धारा के जब साथ गया तो 15 किलोमीटर तो उसका स्पीड था ही, और 5 किलोमीटर धारा उसको सपोर्ट किया, तो 15 + 5, तो जाने का उसको जो टाइम लगा दोस्तों वो 100/20 लगा। 20 जोड़े क्यों, क्योंकि धारा के साथ जा रहा है। तो 15 उसका बोट का स्पीड हो गया, 5 हो गया धारा का, तो 15 + 5 कितना हो गया, 20। तो आपको जाने का टाइम लगा 5 घंटा। ठीक है, ये हुआ जाने का टाइम। ठीक है, वापसी का टाइम कितना हुआ, 100 किलोमीटर ही आ रहा है। ठीक है, वापस भी आ रहा है आपको 100 किलोमीटर। इस बार लेकिन क्या हो रहा है, 15 किलोमीटर तो उसका स्पीड है ही इस तरह, लेकिन जो धारा है उसको 5 किलोमीटर इधर ठेल दे रही है ना। तो जो इफेक्टिव स्पीड होगा वो 15 - 5 होगा ना, कम हो जाएगा स्पीड। तो 100/10 तो कितना हो गया, 10 आवर। तो टोटल टाइम कितना लगा, जाने का 5 आवर और आने का 10 आवर। टोटल टाइम कितना गया, टोटल टाइम कितना लगा, 5 + 10 = 15 आवर। समझ में आए। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है हम लोग दोस्तों सॉल्व करते हैं बोट और टाइम से, बोट और स्ट्रीम से, धारा से। ठीक, इसी में अगला ही टाइम एंड डिस्टेंस में आता है रेस। जब रेस होता है ना उसमें, इसमें कुछ टर्म्स रिलेटेड है, उसे आप समझ लीजिए। जैसे 2 लोग हैं ए और बी, ठीक है, दोनों सोचें कि डिसाइड करेंगे हम दौड़ेंगे। ठीक है, तो ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है, स्टार्ट है ये, और ये हमारा फिनिश है, हमें दौड़ना है। तो इसमें कुछ टर्म्स होता है, जैसे एक बोलते हैं हेड स्टार्ट। सिंपल है, बस आप ये मान के चलिए, बहुत सिंपल है, दिमाग में ये फिट कीजिए, हम जो पढ़ा रहे एकदम सिंपल है, ऐसे सोचिए तो आपको बहुत लाइट फील होगा। तो हेड स्टार्ट का मतलब ये होता है, ये बोलते हैं ना कि अरे भाई, किसी को जैसे 2 लोगों को दौड़ना है तो हम लोग दोस्त में बोलते हैं ना, अरे छोड़ ना, तू जा, थोड़ा दूर चले जा, तुमको हम चलो चांस देते हैं, चलो 20 मीटर तुम आगे जाके दौड़ो। तो हेड स्टार्ट का मतलब ये होता है, 2 लोगों को दौड़ रहे हैं, तो ए बोला बी को, भैया तुम छोड़ो, ऐसा करो, तुम्हें हम लोग को दौड़ना तो 1 किलोमीटर है पूरा, ठीक है, लेकिन हम तुमको चलो अवसर देते हैं कि तुम ना यहाँ से शुरू करो, यहाँ से, मतलब चलो तुम 100 मीटर का हेड स्टार्ट ले लो, तुमको यहाँ से दौड़ना है, तुम यहाँ से दौड़ोगे और हम दौड़ेंगे यहाँ से। तो हेड स्टार्ट का मतलब ये होता है कि जब हम सामने वाले प्रतिद्वंदी को कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस बोल देते हैं कि ठीक है तुम जो है आगे से शुरू करो, तुम यहाँ से शुरू मत करो, तुम जो है कुछ डिस्टेंस आगे से करो, ताकि तुमको जो है इतना ही दौड़ना पड़े। अब इस केस में क्या होगा दोस्तों, बी को कितना दौड़ना पड़ेगा, 1 किलोमीटर नहीं दौड़ेगा, वो कितना दौड़ेगा, वो सिर्फ बस इतना ही दौड़ेगा, इतना ही। इतना कितना हो गया, तो टोटल कितना था, 1 किलोमीटर, उसमें से 100 मीटर का उसको हेड स्टार्ट मिला। तो हेड स्टार्ट कितना मिला, 100 मीटर। तो बी कितना दौड़ेगा दोस्तों, 900 मीटर, जबकि ए दौड़ेगा कितना दौड़ेगा, 1 किलोमीटर। बात समझ में आया। तो हेड स्टार्ट क्या है, हेड स्टार्ट मतलब वो डिस्टेंस जो हम सामने वाले प्रतिद्वंदी को ऑफर करते हैं कि तुम जो है इतना डिस्टेंस के बाद दौड़ो, इतना डिस्टेंस के बाद दौड़ो। समझ में, हेड स्टार्ट बोलते हैं। उसी से दूसरा टर्म रिलेटेड है, उसको बोलते हैं डेड हिट। तो डेड हिट का मतलब हो जाए जब दोनों साथ साथ रेस को कंप्लीट करें, दोनों साथ साथ, मतलब एक ही टाइम पे, एक ही समय पर रेस को ख़त्म करें, रेस फिनिश करें, मतलब दोनों एक ही साथ पहुँचे यहाँ पे, ए भी दौड़ रहा है, बी भी दौड़ रहा है, दोनों एक ही साथ पहुँचे, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेड हिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेड हिट। ठीक है, इसी में एक चीज़, 2 चीज़ आप रिलेटेड है, कौन सा आपका न्यूमेरिकल में यूज होगा, लिखा रहेगा ए बीट्स बी बाय x मीटर और t, 1 मिनट, x मीटर और t सेकेंड। मतलब a ने b को x मीटर या t सेकंड से हरा दिया। बहुत आसान है। जैसे ए है, ए और बी दोनों दौड़ना शुरू किए, यहाँ पहुँचना था, तो बी जो है यहीं पहुँचा और ए जबकि यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो ये जो दूरी था दोस्तों x मीटर, तो उसी को बोलते हैं कि ए ने बी को हरा दिया x मीटर से। मतलब ए जब पहुँच गया तो बी अभी भी
ए से x मीटर दूरी पे था। तो ये x मीटर आप समझ में आ गया। दूसरा t सेकेंड। t सेकेंड का क्या मतलब हुआ कि a ने b को हरा दिया और b को अभी भी पहुंचना है, लेकिन b को t सेकेंड और चाहिए, कुछ सेकेंड और चाहिए रेस को कंप्लीट करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं t सेकेंड। समझ में आया। तो a ने b को हराया x मीटर से, मतलब x मीटर वो पीछे रह गया होगा b, और t सेकेंड से मतलब t सेकेंड b को और चाहिए, तभी वो a के पास पहुंच पाएगा, रेस के पास पहुंच पाएगा अंत में। समझे। तो यही जो हमारा जो टॉपिक था टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का, ठीक है, समय, दूरी और चाल का, समय, चाल और दूरी का, ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। दोस्तों न्यूमेरिकल का चिंता मत कीजिए, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, न्यूमेरिकल भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट सिखाना बहुत ज़रूरी है। आप इसको नोट कीजिए, जिसका PDF मैं दे दूँगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसका PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में बोलते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। वैसे आपको सबको इंग्लिश में ही समझ में आ रहा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री 2 हो। डिग्री क्या हो, 2। डिग्री मतलब, डिग्री का मतलब कि जो वेरिएबल है जिस पे वैल्यू डिपेंड कर रहा है उसका पावर 2 हो। जैसे देखिए ax² प्लस bx प्लस c, इसमें वेरिएबल क्या है दोस्तों, x। a b c तो कांस्टेंट है, वेरिएबल मतलब x चेंज होगा ना, x 1 रखोगे तो वैल्यू कुछ और रहेगा, 2 रखोगे तो और होगा, मतलब x वेरिएबल है। तो जो x का जो डिग्री है, x का जो पावर है वो कितना है, 2। तो x मतलब वेरिएबल का जो भी पावर होता है उसी को डिग्री बोलते हैं, और अगर डिग्री वो 2 है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तभी जब x का पावर कितना होगा, 2। x वेरिएबल है, इसके लिए a जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a अगर 0 हो गया दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ पे वेरिएबल क्या है दोस्तों, x का पावर कितना है, 1, तो x का पावर 2 होना चाहिए ना क्वाड्रेटिक के लिए, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, x का पावर, जो भी वेरिएबल है उसका पावर 2 होना चाहिए, और उसका जो कोफिशिएंट है, मतलब x के बगल में जो भी संख्या है इसको कोफिशिएंट बोलते हैं, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो देखिए ये बन गया था, जो एक क्वाड्रेटिक नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो है ax² प्लस bx प्लस c, और a जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a और b और c कोई संख्या होगा तो x का कुछ हम लोग वैल्यू होगा, x1 होगा, x2 होगा, कुछ होगा, 2 संख्या होगा। तो x के जिस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन का वैल्यू कितना हो जाए, 0, उसको हम लोग बोलते हैं रूट्स, ठीक है। रूट का मतलब क्या है, x का वो वैल्यू, यहाँ पे लिखेंगे दिस इम्प्लाइज x का वह मान जिसके कारण इक्वेशन या समीकरण का मान 0 हो जाए वह रूट कहलाता है, वह रूट कहलाता है, ठीक है। तो x का जो वैल्यू जिसके कारण पूरा समीकरण 0 हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, रूट, ठीक है। अब देखिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि x का डिग्री क्या है, पावर क्या है, 2। इसका मतलब इसका जो रूट्स होगा वो होगा 2, जितना डिग्री उतना रूट्स, तो इसका रूट कितना होगा, 2, मतलब x का 2 वैल्यू आएगा, जिसके जो हम डालेंगे करीब इस इक्वेशन में x का वो वाला वैल्यू, तो इस इक्वेशन का जो वैल्यू होगा दोस्तों वो कितना रहेगा, 0 रहेगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए x² प्लस 5x प्लस 6 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है, क्योंकि x का कोफिशिएंट कितना है, 2, और x के बगल में क्या है, 1, तो 1 जो है 0 के बराबर नहीं है, a नॉट इक्वल टू 0, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसका हमें पता करना है रूट्स, तो सबसे पहले हम इसको कर देंगे इक्वल टू 0। हमें x का वो वैल्यू पता करना है जिसके कारण ये जो इक्वेशन है उसका मान कितना आ जाए, 0, यही होता है रूट,
ठीक है ना। तो रूट्स निकालने के लिए एक फार्मूला हम यूज करेंगे, स्टैंडर्ड फार्मूला, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट मेथड। एक मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी होता है, लेकिन आप ऐसे बनाइए डिस्क्रिमिनांट, तब आपको आसान पड़ेगा, ठीक है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। डिस्क्रिमिनांट को बोलते हैं डी, और डी बराबर होता है दोस्तों बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर क्या है, तो मैंने बताया था कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये होता है। अगर मान लिए ये मेरा इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, कोई मेरा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी इक्वल 0, इसका हम लोग रूट्स निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले उसके बगल में लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे a इक्वल टू 1 है, क्योंकि देखिए यहाँ पे a है एक्स स्क्वायर के बगल में, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है 1 है। उसी तरह यहाँ पे x के बगल में क्या है b, तो यहाँ पे b x के बगल में क्या है 5, तो यहाँ पे b बराबर क्या होगा 5। यहाँ पे c है, यहाँ पे c के बराबर कितना होगा 6। तो हमारा a के बराबर वैल्यू आ गया 5, b के बराबर वैल्यू आ गया, a के बराबर आ गया वैल्यू 1, b के बराबर आ गया 5 और c के बराबर आ गया 6। बात समझ में आया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, समझ में आ गया। अब हम निकालते हैं डी, डी बराबर क्या होगा बी स्क्वायर मतलब 25, बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, यहाँ पे लिखिए अच्छे से 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है दोस्तों 1 और सी कितना है 6, तो डी कितना आ गया 25 माइनस 24 इक्वल टू 1, ठीक है। अब जो रूट्स होता है दोस्तों, रूट्स का फॉर्मूला है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, ठीक है। एक्स इक्वल टू क्या फार्मूला है, रूट्स का फार्मूला है, रूट्स का एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक्स इक्वल टू माइनस बी कितना है आपका आया -5 प्लस माइनस रूट डी मतलब रूट 1 बाई 2 इंटू ए कितना है दोस्तों, ए कितना है 1, तो ए कितना है 1, तो क्या होगा -5 प्लस माइनस 1 का रूट 1 और बटा 2। तो एक बार हम प्लस को साथ करते हैं, एक बार माइनस के साथ, तो रूट्स क्या होगा -5 प्लस 1 बाई 2 कॉमा -5 माइनस 1 अपॉन 2। तो एक बार प्लस के साथ खोलिएगा, तो एक बार प्लस के साथ खोलिएगा, एक बार माइनस के साथ, ठीक है। तो यहाँ होगा -5 प्लस 1 -4 अपॉन 2 कॉमा -5 माइनस 1 -6 अपॉन 2। तो 2 से कटेगा 2 दूना 4, 2 से कटेगा 2 तिया 6, रूट्स आएगा -2 और -3, ठीक है। तो देखिए रूट्स क्या हो गया, यही था एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो इसका जो x का वैल्यू आया जिसके कारण इस इक्वेशन का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, मैंने बताया था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसका हमें रूट्स निकालना है। तो हमने x का वैल्यू निकाल लिया, रूट्स निकाल लिया जो फार्मूला से, तो x क्या आया -2 -3। अब मैंने बोला कि अगर -2 -3 डाल दोगे x का वैल्यू तो इक्वेशन अगर 0 आ जाएगा तो वही रूट्स होगा। तो x क्या निकाले अपने -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, तो कितना आया -2 का स्क्वायर 4, 5 इंटू -2 -10 प्लस 6, तो 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। इसका मतलब जो -2 है वो x इक्वेशन का रूट है, और दूसरा रूट क्या आया -3। तो फिर से लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x की जगह क्या लिखेंगे -3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6, तो -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 इंटू -3 -15 प्लस 6, तो 9 6 15 -15 इक्वल टू क्या होगा 0। इसका मतलब x का वो वैल्यू जिसके कारण इक्वेशन का मान 0 आ जाए, मतलब जो -2 और -3 हमने डाले, यही क्या हो गया रूट्स। तो रूट्स निकालने का फॉर्मूला दोस्तों यही है। सबसे पहले आप जो भी इक्वेशन दिया है उसको आप देख लीजिए ध्यान में, उसके बगल में आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख लीजिए, फिर आप देख लीजिए कि ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू क्या है। उसके बाद आप डी निकालिए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac,
फिर डी निकालने के बाद आप रूट्स निकालिए, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है। उसके बाद एक बार प्लस के साथ खोलिए, एक बार माइनस के साथ, तो जो वैल्यू आएगा वही उसका रूट्स होगा। ठीक है, बहुत आसान है, सिंपल है। अब ये मैं मुझे समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, जब आप करोगे तो फटाफट कर लोगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसी से एक रिलेटेड चीज़ है कि रूट्स का नेचर क्या होगा। रूट्स का नेचर क्या होगा, रूट्स का नेचर, ठीक है, उसका रूट क्या होगा, तो वो डिपेंड करता है डी पे। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। तो देखिए डी अगर ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से अगर डी बड़ा होगा, जैसे यहाँ पे हमारा डी क्या आया, 1 आया, तो 1 जो है 0 से बड़ा है। तो 1 अगर 0 से बड़ा है तो डी अगर 0 से बड़ा होगा तो जो भी रूट्स आएगा वो आता है रियल। रियल मतलब मैंने बता दिया, रियल मैंने पहले पढ़ा है ना आपको, रियल और अनरियल। रूट्स रियल होगा और अनइक्वल रहेगा। अनइक्वल मतलब बराबर नहीं रहेगा, अलग अलग रूट्स आएगा। देखिए एक रूट आया क्या मेरा -2 और -3, दोनों अलग अलग रूट है और रियल है। अगर डी बराबर 0 होगा तब क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। आपको आसानी भी होगी देखने में। अगर डी 0 हो जाए, डी 0 का मतलब क्या होगा, ये वाला चीज़ 0 हो जाए, ये 0 होगा तो रूट क्या आएगा, सिर्फ यही आएगा ना, -b/2 है। तो रूट्स क्या होगा, इक्वल रूट्स होगा कि नहीं होगा, रूट्स इक्वल होगा, क्योंकि प्लस माइनस के साथ खोलेगा ही नहीं। और डी अगर लेस देन 0 होगा दोस्तों, तो रूट्स आर अनरियल एंड इमेजिनरी। ठीक है, रूट्स क्या होगा, अनरियल होगा और इमेजिनरी होगा। जो हम लिखते हैं ना 4 + 2i कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका रूट्स क्या होता है, अनरियल होता है। तो जो हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ना है। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग कुछ फार्मूला देखेंगे जो हम लोग यूज होता है डेली बेसिस पे, तो उसको लिख लीजिए आप, इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज। ठीक है, इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज, जैसे x + y का होल स्क्वायर बराबर x² + y² + 2xy। उसी तरह x - y का होल स्क्वायर बराबर x² + y² - 2xy। उसी तरह x + y का होल क्यूब बराबर x³ + y³ + 3xy × x + y। ठीक है, उसी तरह x - y का होल क्यूब बराबर x³ - y³ - 3xy × x - y। उसी तरह x² - y² बराबर x + y × x - y। ये सब आपको याद करना है, बार बार देखेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। और थोड़ा दिमाग भी लगा के देखना। देखिए प्लस है तो देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी, सब जगह प्लस है। माइनस है तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। समझ में आ रहा है, ठीक। तो यहाँ भी प्लस x³ + y³ + 3xy × x + y, हर जगह प्लस। यहाँ पे माइनस है तो देखिए एक में प्लस और एक में माइनस। ठीक, उसी तरह x³ + y³ इसका है, तो याद रखना है x³ + y³ बराबर x + y × x² + y² - xy। अगर यहाँ पे प्लस हो रहा है तो यहाँ पे देखिए माइनस हो रहा है, मतलब अगर यहाँ माइनस होगा तो उधर क्या जाएगा, प्लस, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ रहा है। उसी तरह अगर x³ - y³ करेंगे तो इसका क्या होगा, x - y, यहाँ पे माइनस तो यहाँ भी माइनस। उसी तरह x² + y² माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस है तो माइनस है, तो माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा, +xy। समझे, तो ये है कि अगर यहाँ पे प्लस तो यहाँ भी प्लस और यहाँ भी माइनस, अगर यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस और लेकिन यहाँ प्लस, ये आपको याद रखना है। ठीक, अगला फार्मूला है x + y + z का होल स्क्वायर। आसान है, ये क्या होता है, x² + y² + z² + 2xy + 2xz + 2yz। ठीक है, 2xy + 2yz + 2xz। ठीक है, समझ में आया। उसी तरह x + x³ + y³ + z³ - 3xy, ये अगर है
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy के बराबर है। तो याद रखिएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूला है दोस्तों जो आपको याद रखना चाहिए। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy। ठीक है, माइनस 3xy, यहाँ पे अब जेड भी होगा माइनस 3xy जेड। ठीक है, यहाँ पे छोड़िए माइनस 3xy जेड का फार्मूला। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसी तरह यहाँ पे एक चीज़ और थोड़ा बताना था तो वो देख लीजिए। यहाँ पे देखिए ये दो चीज़ कौन याद रखिएगा, हमने रूट्स तो देख लिए थे। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, मान लीजिए रूट्स जो है सम ऑफ रूट्स निकालना है, रूट्स का सम, रूट्स का सम मतलब जोड़, रूट्स का जोड़ निकालना है हमें। अगर रूट्स का जोड़ निकालना है तो रूट्स मान लीजिए अल्फ़ा है और बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई क्या था, बी आपको दिखाए थे आपको, बी क्या था, बी कोफिशिएंट था एक्स का, था ना, बी जो है एक्स का कोफिशिएंट है और सी क्या है, कांस्टेंट नंबर है और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो जब हम रूट्स को जोड़ते हैं दोस्तों तो माइनस बी बाई ए होता है और रूट्स को जब प्रोडक्ट करते हैं, गुणा करते हैं, तो माइनस सी बाई ए होता है। तो ये है सम ऑफ रूट्स और दूसरा था ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब रूट्स का गुना, रूट्स का गुना करेंगे तब अल्फ़ा बीटा होगा और सम करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई और अल्फ़ा बीटा बराबर यहाँ पे क्या होता है सी बाई। यहाँ पे गलती से हो गया, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई और अल्फ़ा बीटा बराबर सी बाई ए, मतलब कांस्टेंट नंबर बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। दोस्तों ये था आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखा, कॉन्सेप्ट को समझा। फिर से मैराथन लेक्चर आएगा 1.5 से 2 घंटे का और हम लोग क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करेंगे। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा आपको आज का मैथ्स का लेक्चर लगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। और फिर इसका जो PDF है दोस्तों वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो डोंट वरी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर दोस्तों। आप देख रहे थे राहुल बर्नवाल के साथ मैथ्स का लेक्चर। आपको डर नहीं लगेगा ये मुझे उम्मीद है। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, अभी धीरे धीरे अभी हम लोग शुरू किए हैं, अभी तो आगे मंजिल दूर है ना, मंजिल प्राप्त कर लेंगे हम लोग, टेंशन मत लीजिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द लेक्चर दोस्तों, हैव ए नाइस डे।